हेलो एवरीवन, चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम बहुत 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 बारी ऑलरेडी एमसीक्यूज में कर चुके हैं। मल्टीपल से भी ज्यादा टाइम्स हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर विद लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस और 100% वो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा ये आपको क्विकली सारी चीजें एक तरीके से रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है, बस सुनते जाना, पढ़ते जाना और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो भी देख लेना कि एक आंसर, अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, सारी चीजें आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन आया, हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आता है? मतलब बेसिकली जब इंसान को चारों तरफ से मार पड़ रही होती है, जब हर तरफ से सिचुएशन खराब होती है, तो वो होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड इन फ्रांस ड्यूरिंग दी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। एक तो बैड हार्वेस्ट हो गई थी, स्कार्सिटी हो गई थी और फिर प्राइसेस भी बढ़ गए थे। अब एक आप बात बताओ बच्चा, मेरे पास एक ही ब्रेड का पैकेट है, वन ब्रेड पैकेट। ठीक है, अब उसको खाने वाले तो बहुत सारे हैं, 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में से एक इंसान तो होगा जो मुझे कोई भी प्राइस ऑफर करेगा। सो जिसके वजह से क्या होगा, बैड हार्वेस्ट हुई तो चीजें कम हुई और चीजें कम हुई तो चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक ब्रेड का पैकेट का रीजन ये था क्योंकि सोसाइटी में जितनी भी सारी चीजें हो रही थी वो सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। राजा तो अपने लाइफ एंजॉय करने पर ध्यान दे रहा था एंड इवेंचुअली बहुत बुरा टाइम आया था, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। पेट पालने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। In the war against Prussia and Austria, the army sang which patriotic song? किसको ये नहीं पता है? वेरी गुड मरियम बच्चा, किसको ये नहीं पता है? ये सबको पता है कि मैम ये जो है रॉजर डे लैन ने गाया था जब ये, और ये फिर मरसाया में क्योंकि गाया था, फिर उन्होंने इसको अपना नेशनल एंथम भी बना लिया था। ठीक है, मरसाया इसका नाम रख दिया था, दैट वाज दी सॉन्ग। अच्छा, कौन सा पैम्पलेट है जो थर्ड एस्टेट, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, ये पैम्पलेट किसने लिखा था? पैम्पलेट क्या होता है बेसिकली, इट ऐसे एक होर्डिंग टाइप का बोर्ड होता है, जैसे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर आपने देखा होगा, है ना, रिजर्वेशन के लिए कुछ भी चेंज वगैरह वो सोसाइटी में जाते हैं तो वो होर्डिंग लेके घूमते हैं अपने साथ, क्योंकि ऑलवेज दे कैन नॉट शाउट ऑल द टाइम। जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं पिछले कुछ घंटे से, तो मेरा गला अभी से दुखने लगा है। सो अभी तो आपको क्या लगता है मैं बहुत सारे घंटे ऐसे पढ़ा सकती हूँ? दैट इज ऑब्वियसली नो, राइट? ऐसे कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर बच्चा लोग अपने पास एक होर्डिंग रखते थे और इसी में एबीसीज भी एक पैम्पलेट बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं जिसपे लिखा हुआ था। एबीसीज जो खुद एक जो है क्लर्जी और नोबिलिटी वाले पोर्शन से आते थे, जो बोलते थे कि भाई थर्ड स्टेट इतना सब कुछ है, थर्ड स्टेट टैक्स पे करता है, थर्ड स्टेट सारे काम करता है और उसको बेचारे कोई हक ही नहीं मिलता है, तो क्या है थर्ड स्टेट? कि सिर्फ तुम्हारा काम करने के लिए थर्ड स्टेट? तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूटाइन क्या था? ग्लूटाइन एक डिवाइस था जो कि क्या किया था बच्चा, दो, एक डिवाइस होता था जिसमें दो पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था। ठीक है, दो जो है यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ब्लेड होता था, ये पूरा इसके ये तो पोल के बीच में इंसान को रख के उसको बीच से बी हेड कर दिया जाता था जब रोबोस्फेयर का राज चल रहा था रीन ऑफ टेरर के टाइम पर। ठीक है, बी हेड करने के लिए यूज होता था, ये हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, चलो फिर हम आ जाते हैं हमारे थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस पर। कहाँ चला गया भाई लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो दो ताले वाला मैंने आपको बताया, इसमें हैशटैग जो है शॉर्ट ट्रिक, तो जॉन लॉक इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आप कहीं पर बाहर जाते हो तो आप हमेशा चेक करते हो कि आप दो ताले लगा के जाते हो। तो ये है कि हमारे इस पूरे बुक को, ये जो बुक है दिस वाज रिटन, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट वाज रिटन बाय जॉन लॉक। ठीक है, ये हमारा हैक है, ये हमने बहुत बार किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट से। एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई, क्यों हुई ये पूरी स्टोरी पता है? मैं बता देती हूँ, पूरा माइंड मैप बना लेते हैं हम इसका। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। देखो एक्चुअली में हम सबको पता है कि 14 जुलाई 1789, सबको पता है कि 1789 14 ऑफ जुलाई को क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, राइट? सबको पता है ये बात। लेकिन क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन एकदम हो गया? जो बेस्टाइल को गिरा दिया था, है ना, जो बेस्टाइल को गिरा दिया था, दैट इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेस्टाइल जेल को जो गिरा दिया था, दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ रशियन सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट उससे पहले भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो राजा कर रहा था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। सो बच्चा वही एक्टिविटीज थी जिसको मजबूरन एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया गया था, और वो था
जो फंड होता था, जो खजाना होता था, जो ट्रेजरी थी, वो एम्प्टी होते जा रही थी। जिससे राजा खर्चा चलाता था बच्चा, वो एम्प्टी हो रही थी, खत्म हो रही थी। पैसा खर्च होते जा रहा था, आ नहीं रहा था कहीं से। तो राजा ने मीटिंग बुलानी थी। राजा ने मीटिंग क्यों बुलानी थी? क्योंकि जब भी उसको टैक्स इंक्रीज करने होता था, उसको तीनों लोगों को बुलाना पड़ता था जो सोसाइटी का पार्ट थे। सोसाइटी का पार्ट कौन कौन थे? सोसाइटी का पार्ट कौन कौन थे बच्चा, जल्दी से मुझे बता दो। सोसाइटी का पार्ट थे 3 लोग, है ना, ये सबको पता है। यहाँ तक सबको पता है कि फर्स्ट लेवल पर मैम क्लर्जी बैठा होता था, वो भी सोसाइटी का पार्ट होता था, है ना। फिर नोबल्स होते थे और फिर रेस्ट ऑफ द पीपल होते थे, जैसे कि पेजेंट्स वगैरह। ऑल अदर इधर ही आते थे, गरीब अमीर इनमें भी फर्दर डिविजन था। तीनों लोगों को बुलाया जाता था, थर्ड एस्टेट को भी, सेकंड एस्टेट को भी और फर्स्ट एस्टेट को भी बुलाया गया। जब बुलाया गया तो नेशनल असेंबली भी पहुंची वहां पर, है ना, मतलब कि थर्ड एस्टेट भी पहुंचे जो अपने आप को फिर नेशनल असेंबली नाम देगी। थर्ड असेंबली ने वहां पर क्या डिमांड करी थी जाके, फिर राजा ने उनको वापस भगा दिया। राजा ने वापस भगाया लेकिन वो भाग के नहीं आए। उन्होंने बोला था कि पूरे स्टेट के वन, ऑल 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट और ईच पर्सन शुड हैव 1 वोट, क्योंकि थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर होते थे और 600 इज इक्वल टू 600 वोट होने से ये लोग जीत जाते। और ये देखकर राजा ने बोला, ओ माय गॉड, बड़ा ही भारी मिस्टेक हो गया है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं भी मानता हूँ। फिर ये लोग टेनिस कोर्ट के जो है टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पर शपथ लेते हैं कि हम जब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक इंडिया, सॉरी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। और अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली भी बोल दिया था उसी टाइम। ठीक है, चलो वो डेट बता दीजिए, क्या किया था बोलो जल्दी से, वही मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी बताई है। On 20th June, the representatives of third estate assembled in the indoor tennis court of Versailles for dash. जल्दी से बोलो फटाफट। क्या डिमांड करी थी 20 जून को? क्या डिमांड करी थी? ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच विल लिमिट द राजा का पावर, विच विल लिमिट द अनलिमिटेड पावर ऑफ राजा। राजा जब चाहे जो भी डिसीजंस ले रहा था, जब भी उसकी मर्जी होती थी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, टैक्स इंक्रीज कर रहा है, ये भी कर रहा है, लोगों को जीने नहीं दे रहा है, सारा पैसा हम दे रहे हैं, ये अपने हमारे पैसे को वॉर में खर्च कर रहा है, दूसरे लोगों को हेल्प करने में खर्च कर रहा है, हमको छोड़ के हर चीज कर रहा है, अपने लोगों को सोचने के अलावा ये सब कर रहा है। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे जो दुनिया को इसकी पावर पर कंट्रोल लगाने के काम आएगा। चलो अब जल्दी से बताओ, वैसे तो तुम इसको बता ही दोगे। Who led the representative of the third estate in Versailles on 28 जून? अभी हमने किया भी था, सबको पता है, दैट वाज मिराबे नेबेसेस, जो खुद अपने नोबल्स और क्लर्जी से आते थे। फिर भी इन लोगों ने, अच्छे लोग थे, ये बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने हेल्प करा। चलो जल्दी से बताओ, What did Louis 16 do seeing the power of his revolting subject? क्या करा लुई 16 ने? असेंबली भगा दी, क्या किया? जल्दी से, वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो गाइस, जल्दी से बताओ। He accorded recognition of the National Assembly and accepted check on his power. जब उसको पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और बोला कि ठीक है, लेकिन लेकिन इसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। याद आ गया? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नाम होगा इसका। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर ये भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फिर मैम वो रोबोस्फेयर वाला आ जाएगा, फिर डायरेक्टरी आ जाएगी, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर नेपोलियन आ जाएगा, फिर क्लास 10 में दोबारा ये चैप्टर आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो ये बताओ जल्दी से, कौन लोग वोट दे सकते थे? सारा का सारा जो पूरा सिचुएशन था वो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में डिवाइड हो गया था। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। जल्दी से बोलो। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन में पूरी सोसाइटी बट गई थी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वोट देने का अधिकार किसको था? एक्टिव सिटीजन को। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जो भी इंसान 25 साल से अबव होता था, जो टैक्स पे कर रहा था एटलीस्ट उनके उसके 3 दिन के लेबर जितना, वो वोट दे सकता था। जो पैसा दे रहा है मतलब टैक्स पे कर रहा है, मतलब कि जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, जो टैक्स पे नहीं कर रहा, और जो टैक्स पे नहीं कर रहा है वो या तो बच्चे होते थे, ठीक है, या चिल्ड्रन होते थे, या कुछ मैन होते थे जो जॉबलेस थे। तो मैन जिनके पास जॉब नहीं थे, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, मेजरली विमेन और बच्चे, मतलब कि ऑब्वियसली नॉट बच्चे लाइक एनीबडी अबव
18 से लेके 21 की रेंज में, लेकिन वो पढ़ रहे हैं कुछ भी ऐसी चीजें, वो लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो वो ये क्या है, पैसिव सिटीजन है, ये कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। ये बहुत गलत किया तक है, क्योंकि अगर इनके बारे में कोई बातें नहीं करेगा तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, होम डिड लुई 16 मैरी? चलो ये तो सो कोई भी बता सकता है। क्वीन, कौन सी, क्या नाम है क्वीन का, कौन से ओरिजिन की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, है ना? चलो जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, कौन सी क्वीन थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्वीन? मैरी एंटोनियट, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उनकी शादी हो गई थी। ही वॉज मैरिड 20 ईयर्स ओल्ड, उसे 20 साल का था जब उसकी शादी हो गई थी। किससे? मैरी एंटोनियट, ऑस्ट्रिया की रानी से। अच्छा, इसने ऑस्ट्रिया की रानी से क्यों शादी किया होगा? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैम ये क्या करना चाहते थे, अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे डायनेस्टी का, अपना एम्पायर को, मैम कि हमारे तो इधर भी जानकारी, हमारे तो इधर भी जानकारी, तो इसलिए अपनी क्लैन में शादी ना करके बहुत दूर दूर शादियां करते थे अपनी एक्सपेंशन करने के लिए। चलो बताओ, हु ओन द लैंड्स इन फ्रेंच सोसाइटी? जमीन किसके पास होती थी? बताओ जल्दी से, जमीन किसके पास होती थी? हु ओन मोस्ट ऑफ दी जमीन? ठीक है बच्चा, जल्दी से बता दीजिए जमीन किसके पास होती थी। ठीक है, चलो अनिरुद्ध, वेरी गुड। जमीन होती थी ज्यादातर 60% ऑफ दी लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च और अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। तो पेजेंट्स थे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, हाउएवर उनमें से बहुत कम के पास खुद की जमीन होती थी। तो 60% ऑफ जमीन जो थी वो नोबल्स, क्लर्जी और रिच लोगों के पास थी, गरीब इंसान के पास कुछ भी नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which privilege was enjoyed by the first two estate? फर्स्ट टू एस्टेट कौन से थे? जल्दी से बोलो। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये 3 एस्टेट्स थी। ठीक है, देखो इसको हम लोग क्लर्जी बोलते हैं। क्लर्जी में कौन बैठता था? अरे जो चर्च वगैरह के जो पोप एंड फादर्स वगैरह होते थे, जो रिलीजियस पर्पस सारे फुलफिल करते थे। नोबल्स में आता था राजा, महाराजा, रानी उसकी एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, जितने भी खानदानी, प्रिंस, प्रिंसेस, क्वीन, किंग। थर्ड एस्टेट में आते थे सब लोग। इसमें बच्चा पेजेंट्स भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, ठीक है, रिच फार्मर्स भी आते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स भी आते थे, गरीब लोग भी आते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स भी आते थे, सब कुछ इसी में आता था। लेकिन गरीब और अमीर सब कुछ था यहाँ पर। ये पूरा सिस्टम था आपका फ्रेंच सोसाइटी का। आपसे पूछ रहे फर्स्ट टू क्या प्रिविलेज एंजॉय करते थे? मैम वो टैक्स ले करते थे, एंजॉय करते थे। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोलेंगे SID, SDI, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये SDI है, बहुत इंपॉर्टेंट। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो जन्म से ही बहुत सारे प्रिविलेज एंजॉय करते थे। ना तो उनसे कोई टैक्स लिया जाता था, वेरी गुड मरियम, ना तो उससे कोई टैक्स लिया जाता था, ना ये दूसरे के लिए जीते थे, अपने लिए जीते थे, अपना एंजॉय करते थे। ना तो इनसे टैक्स लिया जाता था, ना ही इनको कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस होते थे, जो चाहे वो कर सकते थे, है ना? द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, मतलब इनके लिए कोई और काम करे। मतलब मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपना पैसा राजा को भी देना पड़े, क्यों भाई, राजा के हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं क्या? यस एग्जैक्टली। तो बच्चा ये फ्यूडल फ्यूडल प्रिविलेज का मतलब ये कि हमें ना दिव्य शक्ति ने भेजा है, हम तो भाई मसीहा हैं दुनिया के। आप लायबल हो, आपने कुछ ऐसे काम करे हैं, ऐसे कुछ है आपके, जो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क। लोग मान भी लेते थे, लेकिन फिर लोगों के पास क्या आ गई? एजुकेशन। पीपल कुड नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब लोग सही और गलत की पहचान कर पा रहे थे। इसमें बच्चा फ्यूडल ड्यूज इंक्लूडेड थे, जो पेशेंट से वो लोग कलेक्ट करते थे कि ये तो आपका ड्यू है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। राइट बच्चा? तो चलो, वेरी नाइस। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which thought was put forward by John Locke in his book Two Treatises of Government? वो कौन सा थॉट है जो जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है? अब हमने ये तो पता चल गया कि टू ट्रीटीज है। आपको याद रखना है, जॉन लॉक ने बोला था, he refuted the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। अब मैंने आपको कितनी बार बोला है कि लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए मुझे उनको कोई तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना कि क्लर्जी नोबिलिटी ऊपर क्यों है। आप कौन होते हो ऊपर होने वाले? सब लोग तो इक्वल हैं आजकल सोसाइटी में, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चा जॉन लॉक ने अपनी, अरे भाई पेंटिंग ही बन गया मोनालिसा का। जॉन लॉक ने बच्चा जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ये जो
ऐसे बोलते थे ना कि आपने जो पाप करे हम ही आपके पाप धुलेंगे, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है चर्च से, है ना, हम सीधा जीसस से मिलके आ रहे हैं, हम ही रोज जीसस आता है हमसे रोज मिलने, ऐसा लोगों को लगता था। तो सबसे पहले जॉन लॉक ने जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट अपने आप को अपने पास रखते थे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा हमें जीसस ने बोला है करने के लिए, तो लोग मान लेते थे। तो जॉन लॉक ने सबसे पहले अपनी बुक में यही लिखा, उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये लोग कभी गॉड से मिला है, ना ही कोई दुनिया में आज तक गॉड से मिला है। इट इज जस्ट अ सुप्रीम पावर जिसको सब मानते हैं, तो सबने उसने सबको बराबर बनाया। ये लिखा था जॉन लॉक ने अपनी बुक में। इवन रुसॉय ने भी ये आइडिया बच्चा कैरी फॉरवर्ड किया था, जिन्होंने उनमें बताया था कि हमेशा जो गवर्नमेंट होगी वो जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उसकी रिप्रेजेंट्स के द्वारा ही बना लेने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो कोई डिवाइन पावर, कुछ ऐसी शक्तियां नहीं होती, ऐसा कुछ अद्भुत अद्भुत नहीं होता है। सब लोग एट द एंड ऑफ द डे बराबर हैं। वी ऑल आर जस्ट सिंपल ह्यूमन बींग्स विद नो सुप्रीम पावर, विद नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को गोली लग जाएगी तो वो सर्वाइव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नाउ ये क्वेश्चन भी काफी एसडीआई है। एसडीआई का मतलब क्या है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हाउ द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स स्प्रेड अमंग पीपल। जो आइडिया थे फिलोसफर्स के, वो लोगों के बीच कैसे पहुंचे? ठीक है, जल्दी से बता दो फटाफट से। हाउ वाज द आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स स्प्रेड अमंग डिफरेंट पीपल? बिकॉज कैसे ही बात करते होंगे मैम, कॉफी शॉप्स पर जाके या कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ के मे बी, या फिर सुन लेते थे कोई आपस में बातें कर रहा होता था, क्योंकि उस टाइम अभी भी इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो बच्चा सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जब लोग सलोन जाते थे, कॉफी पीने जाते थे, तो लोग आपस में पढ़ते थे, उनकी बातें सुनते थे। सलोन में न्यूज़पेपर होता था तो उसमें कुछ लोगों को पढ़ना आता था, या फिर वो पिक्चर बेस से कुछ चीज समझने की कोशिश करते थे। तो आइडियाज एक्सचेंज होने लग जाते हैं, और जब आइडियाज एक्सचेंज होने लगते हैं तो लोगों को रियलिटी पता चल जाती है। पीपल डिस्कस। जब कभी आप लोगों ने आई डोंट नो कभी ट्रैवल करा हो ट्रेन वगैरह में, अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन वगैरह में, एंड थोड़ा लोग बहुत सारी पॉलिटिकल बातें करते हैं, गली मोहल्ले में बैठ के लोग ऐसी जरूर बातें करते हैं। लाइक जो हमारे सीनियर सिटीजन होता है वो उस पार्क वगैरह में जाके ऐसी बातें करते हैं, है ना। जब आप पार्क में वॉक करने जाते हो तो वो सारी चीजें सोसाइटी की डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुमको पता है एक्स वाई जेड सेड दैट, ये हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो हो रहा है ना। देखा है आपने अपने घरों में, देखा होगा दादाजी को देखा होगा, दादी वगैरह को देखा होगा, सारी बातें वो लोग डिस्कस करते हैं, है ना। एग्जैक्टली you लोग भी बच्चा पब्लिकली अब आइडियाज को डिस्कस करने लगे थे। ब्रो भाई वो जॉन लॉक ने क्या फिलोसफी दी है ब्रो, ये राजा तो हमें पागल बना रहा था दिन में ही बैठ के, चलो हम भी अब आवाज उठाएंगे। ठीक है, अब वो लोग बच्चा सुन लेते थे जो पढ़ लिख नहीं पाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ये तो बहुत ही अभी हमने कर ही लिया, वैसे ये तो आप कर लोगे, है ना। नेशनल असेंबली के दो इंपॉर्टेंट लीडर एबेसेसन मिराबे, जो खुद अपना बच्चा बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, अगेन आफ्टर इवन बिलोंगिंग फ्रॉम दी आपका क्लर्जी एंड नोबिलिटी रेस्पेक्टिवली। चलो ये बताओ अब जल्दी से आंसर, देखते हैं कितने सारे बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेम द पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस। इसका भी माइंड मैप है मैम। हाँ हमें पता है कि जो है ल्यूई 16 ने अपना सारा खत्म कर दिया था। ल्यूई 16 ने बोला ठीक है तुम बन जाओ, और ना मैं चले जाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी उसने एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, ये सारे ड्रामे शुरू कर दिए। तो लोग अभी भी खुश नहीं थे। पीपल वर लाइक यार एक बात बताओ, अभी भी वोट तो वही दे पा रहे हैं ना जो रिच लोग हैं। लोगों ने बोला हाँ ठीक है। तो बच्चा ऐसी चीज जब हुई तो लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, और उन पॉलिटिकल ग्रुप्स में लोग डिस्कस करते थे जो करंटली चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स लोगों ने बनाए जिसमें वो लोग डिस्कस करते थे कि एक्चुअली में ये चल क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये तो नहीं चाहते थे हम लोग कि अभी फिर से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी आई तो वो भी किसी काम की नहीं, वो भी रिच लोगों का ही सोच रही, क्योंकि रिच पेजेंट्री है तो अभी भी पेजेंट्री का ही मजा आ रहा है सब लोग, तो हमारा तो भला ही नहीं चाहता है। तो कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लग गए, है ना। उनमें से एक पॉलिटिकल ग्रुप काफी फेमस हो गया, दैट वाज जैकोबिन क्लब। यस, जिसके लीडर थे रोबोस्फियर। जैकोबिन क्लब काफी पसंद आया लोगों को, जो जैकोबिन क्लब के लोग बात करते थे वो बहुत पसंद आए कि देखो जब इतने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो बराबर आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ बराबर ही नहीं कर रहे, यहाँ तो फिर से एक्टिव सिटीजन, ये सब ड्रामे चलते रहते हैं इनके।
अब हम इक्वालिटी लेके आएंगे, लेकिन रोबोस्फेयर में कुछ इतनी इक्वालिटी लेके आए कि उसने हद ही कर दी, है ना। तो बच्चा पॉपुलर क्लब जो बहुत फेमस हुआ था दैट वाज जेकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे रोबोस्फेयर। चलो, लीडर पता चल गया, लीडर का नाम क्या है, रोबोस्फेयर, है ना। मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर वाज द लीडर ऑफ जेकोबिन क्लब। नाउ कौन से चार्ज पर रोबोस्फेयर ने मार गिराया था? ठीक है, यस, ट्रेजन। ट्रेजन मतलब होता है देशद्रोह, इनको बोला गया था बच्चा ट्रेजरी। बोथ Louis XVI and later Marie Antoinette was beheaded on the charges of treason. ट्रेजन मतलब आप देशद्रोही हो। तो ये देश से भागने का भी कोशिश कर रहा था, और ऊपर से भाई इसने अपना देश छोड़ के सबका हेल्प करा, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, पूरी दुनिया के बारे में सोच लिया बाकी। ठीक है, सो ही वाज चार्ज्ड ऑन दी जो है ट्रेजन, को ग्लूटाइन कर दिया था, वो भी पब्लिकली। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से इसका आंसर। रीन ऑफ टेरर किस पीरियड को कहा जाता है? The Reign of Terror is referred to which period in French revolutionary history? Reign of Terror मतलब क्या हो गया? 73, अरे बहुत दूर चले गए। रीन ऑफ टेरर मतलब एक ऐसा समय जब बहुत आतंकवाद का समय था। द रीन ऑफ मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर फ्रॉम ईयर 1793 से लेके 94 तक रीन ऑफ टेरर था। रीन ऑफ टेरर क्या होता है बच्चा? आतंकवाद का समय था। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी आया था रोबोस्फेयर के बाद, रोबोस्फेयर अकेला इंसान था। नाउ पीपल ऑफ फ्रांस वर लाइक ब्रो, अब तो हम एक इंसान को पावर भी नहीं दे सकते, तो अब हम एक डायरेक्टरी रखेंगे। डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी में 5 लोग थे। 5 लोग क्या करेंगे? ऑड इवन चलाएंगे, 3 लोगों का यूनिटी, 2 लोग रह जाएंगे, 3 लोग रह जाएंगे, 2 लोग। लेकिन ये डायरेक्टरी भी बहुत ज्यादा टेम था, ये भी कुछ कर ही नहीं पाया, ये भी एकदम गधे की तरह काम कर रहा था। द टर्म डायरेक्टर रेफर्स टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेड अप ऑफ 5 मेंबर, लेकिन ये 5 लोग आपस में एक दूसरे के साथ इतना लड़ते थे, किसी कंक्लूजन पर कभी भी नहीं डिसाइड कर पाते थे। ये भी फेल हो गया, इसी डिक्टेटरी की वजह से नेपोलियन आ गया था। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी था। चलो थोड़े सा लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन करते हैं, and then we shall be seeing the rest of the portion. Long format question हाजिर हो भाई। चलो, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट लेड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। बेस्टाइल को लोगों ने स्टॉर्म कर दिया, लेकिन एक दिन में तो उनका गुस्सा फूटा नहीं था। ठीक है, एक दिन में तो उनका गुस्सा फूटा नहीं था बच्चा, बहुत दिनों का उनका गुस्सा था जो फूट गया था। चलो इधर देखो स्क्रीन पर। National Assembly was busy in drafting a constitution at Versailles, while the rest of the France was disturbed with the agitation and protest. जहां पर नेशनल असेंबली ने शपथ लिया हुआ था, यार शपथ मैं नहीं लूंगा इधर से जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाऊंगा। दूसरी तरफ बाहर जो सारी चीजें हो रही थी वो बहुत ही भयानक थी। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा र्यूमर्स भी फैल रहे थे, ब्रेड बहुत महंगी हो रखी थी, विमेन बहुत गुस्सा थी ल्यूइस 16 से कि पागल से कहीं का, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये अपनी रानी को घुमाने दूसरे दूसरे देश लेके जाता है, उसको डायमंड के हार दिला रहा है। तो पीपल वर वेरी सैड अबाउट इट। सो बच्चा लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, और इवन बहुत ज्यादा विंटर भी सीवियर पड़ गए उस टाइम, और हमारी हार्वेस्ट ही खराब हो गई। अब हार्वेस्ट का देखो, जब भी बच्चा या तो बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, एक्सट्रीम सिचुएशन है, खराब हो जाती है फसल। बहुत कम बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो भी दोनों सिचुएशन में चीजें खराब होगी। ठीक ठाक बारिश होना, ठीक ठाक सर्दी होना, ठीक ठाक गर्मी होना इज ग्रेट ओनली, उसमें सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जब बहुत खराब, बहुत ज्यादा, वो खराब कर देता है। अब बहुत ज्यादा सर्दियों की वजह से हमारी फसल ही खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो उस टाइम क्या होगा? फसल नहीं होगी। उस टाइम फसल नहीं होगी तो ब्रेड नहीं होगी, तो ब्रेड वही यूज करनी पड़ेगी जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल है वो कम है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और मारामारी हो जाएगी ब्रेड के लिए। मैम ब्रेड के लिए क्यों लड़ रहे थे? रोटी खा लेते ब्रो। इनके लिए है रोटी, रोटी इज अ इंडियन कुजीन, रोटी इंडियन कुजीन में आती है। ये लोग ब्रेड डेली बेसिस पर खाते थे। ठीक है, इसीलिए ब्रेड इनके लिए जरूर। दे वर नॉट मेकिंग चपाती, दे वर नॉट मेकिंग द रोटी, दे यूज्ड टू इट बर्गर्स, दे यूज्ड टू इट बर्गर, सैंडविच, जो भी ब्रेड से चीजें बनती है ना, टोस्ट, सैंडविच, टोस्ट, चीज टोस्ट, व्हाटएवर टोस्ट, बटर टोस्ट, ये सब चीजें खाते थे, है ना, क्रोसॉन, ये सब चीजें खाते थे। ब्रेड ही तो होती है टाइप्स ऑफ, गार्लिक ब्रेड, ये ब्रेड, वो ब्रेड, पता नहीं बहुत सारे तरीके की, प्रोटीन ब्रेड, पता नहीं बहुत कुछ होता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा।
बेकर्स इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो सोचे ओ माय गॉड मजा आएगा, बहुत महंगी ब्रेड बिकेगी, अमीर हो जाऊंगा। लोग घंटे घंटे वो बेकरी के शॉप्स पर खड़े रहते थे। वुमेन भाई गुस्सा करेंगी क्योंकि उनको घर भी संभालना है ना, उनको घर भी संभालना है, उनको उनके बच्चे रो रहे हैं, भाई उनको ब्रेड नहीं मिल रही है, तो वुमेन भी भाई गुस्सा हो रही है। वुमेन को एट द सेम टाइम एक र्यूमर फैल गया कि लोग जो है, ये जो जितने भी लोग हैं उनको अब अरेस्ट कर लेगा किंग जो है लुई 16, जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट करने वाले। तो उससे पहले कि लोग अरेस्ट कर ले हो जाए, हम लोग उन लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक ही कर दिया। और जब उन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया तो बच्चा उन्होंने 14 जुलाई 1789 पर अटैक किया, और फिर फाइनली यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा शुरू हो गया। ठीक है, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म हु फॉर्म द नेशनल असेंबली, ऑन विच डेट इज बेस्टाइल सेलिब्रेटेड एंड व्हाई। बेस्टाइल डे कब सेलिब्रेट होता है और किसने उसको फॉर्म किया था, है ना। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट जो वर्साई में मिले थे 28 जून को 1789 डिक्लेयर देमसेल्व एज अ नेशनल असेंबली। ठीक है, अपने आप को क्या बोला बच्चा, अपने आप को एक नेशनल असेंबली बोला उन्होंने। ठीक है, समझ गए। बेस्टाइल डे जो 14 जुलाई हर साल मनाया जाता है क्योंकि उस दिन द अनरूली पेरिस मॉब स्टॉर्म्ड एंड अटैक द prison of Bastille, which was considered as a symbol of terror and dictatorship. क्या होता था Bastille stood for what? Bastille stood for despotic power of राजा, पावर ऑफ किंग। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है, डेस्पोटिक मतलब होता है बच्चा 100% कंट्रोल, है ना। डेस्पोटिक है मैं जब जैसे चाहूं आपके ऊपर रूल करूं, है ना। तो वो डेस्पोटिक पावर था उसका, 100% वो किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करता था। तो लोगों ने बेस्टाइल को ही उड़ा दिया, ये लो जाओ जो करना है करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 एसजीआई क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कंसीडर्ड एज रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट। इसको रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, आपको क्या लगता है गाइस, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, आओ इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आओ इसको पढ़ लेते हैं। ओके, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन रिगार्डेड एज अ रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट बिकॉज इसने सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए थे। इसने पावर अब जो है गिवन टू फ्रेंच फ्यूडल क्लास, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट को अबॉलिश करके उससे पावर छीन के किसको दे दिया था, जनता को दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इट प्रोवाइडेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, अब सब लोग पे करेंगे। कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो सबकी हो जाएगी, किसी की कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। और इससे बच्चे इक्वालिटी आएगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस आएगा, स्पीच आएगा, और हर सिटीजन को अब अधिकार मिलेंगे, सब तरीके से सब बराबर हो जाएंगे। देयर इज नो राजा रानी का कंसेप्ट, ऑल आर सिटीजन, ये लिखा हुआ था इस पूरे के पूरे डिक्लेरेशन में। ठीक है, इस पूरे डिक्लेरेशन में बच्चा ये लिखा हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट एम ऑफ सेटिंग अप द डायरेक्टरी, व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ अपॉइंटिंग द डायरेक्टरी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट, आ जाओ आंसर देखते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। देखो, आफ्टर द फॉल ऑफ जेकोबिन क्लब, जेकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, हाँ सबको पता है, वो भी ग्लूटेन ही कर दिया था उसको भी। दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल आए जिसमें 5 मेंबर थे, जिसको डायरेक्टरी बोलते थे। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डायरेक्टरी थी अब वो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर एक जो इंसान के हाथ में थी वैसा अब नहीं चाहते थे हम लोग, जो जैकोबिन के टाइम में वो। However, director often clashed with the legislative council and then they used to sought to dismiss them. जैसे उनका क्लैश होता था, असेंबली डिसमिस हो जाती थी, जैसे वो कंक्लूजन पर पहुंचने वाले होते थे वहीं से कुछ ना कुछ आउटकम नहीं निकलता था। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। और ये जो इंस्टेबिलिटी थी इसने किसी और को मौका दिया, जैसे कि हिटलर को मौका दिया वेमार रिपब्लिक ने। अब याद हो जाएंगी सारी चीजें, जैसे कि वेमार रिपब्लिक की जो कमियां थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिकल 48 था, ये सब चीजों ने वे बनाया। ये सब बेइज्जती का जो हुआ था वेमार रिपब्लिक के साथ, उसके लिए हिटलर को लोग ज्यादा सुनने लगे कि तुमसे नहीं हो रहा तो हम किसी और से काम करा लेते हैं, राइट। सो दैट वाज हैपनिंग बच्चा, नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे आ जाता है। ओके, चलो आपसे पूछ रहे रसोई का जो कंसेप्ट था अबाउट द स्टेट, तो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है इनकी रसोई का,
उसमें इन्होंने क्या-क्या लिखा था स्टेट के बारे में कि स्टेट इन द सेंस कंट्री में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब देखो इसमें क्या-क्या लिखेंगे, है ना? देखो, अब इसमें क्या-क्या लिखेंगे, रूसोई जो एक थिंकर थे, फ्रेंच के फिलोसोफर थे, वो इंस्पिरेशन है, आज भी इंस्पिरेशन है बच्चा ये। ही कैरीड द आइडिया ऑफ लॉ फॉरवर्ड, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो लोग चाहते हैं, वो खुद बताएँ कि वो क्या चाहते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जिसको भी वो भेजेंगे वो यहाँ के उनके जो भी वो बोलेंगे वैसा काम कर लेगा, बस यही होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, एक सोसाइटी ही पॉलिटिकल स्टेट क्रिएट करेगी स्टेबल लाइफ के लिए। अगर स्टेट ऐसा फेल हो जाती है, तो लोगों के पास राइट है वो स्टेट को भगा सकती है। अनलाइक राजा को तो नहीं भगा पा रहे थे ना लोग। जैसे कि आपने ही किसी मॉनिटर को चूज़ करके मॉनिटर बनाया क्लास का, आपको ही नहीं पसंद आ रहा तो आप हटा दो टीचर से बोल के, कि मैम ये हमने गलती से डिसीजन ले लिया है, ये अच्छा मॉनिटर नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है? इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बस ये तो पूरी सिंपल सी स्टोरी है। ये तो थी पूरी सिंपल सी स्टोरी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जल्दी से बताओ फटाफट से। ठीक है? व्हाट हैपेंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोबोस्फेयर गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्टरी पर शॉर्ट नोट लिख दो। सिंपल है। रोबोस्फेयर की सरकार गिर गई, है ना? सबको पता है। रोबोस्फेयर कुड नॉट सक्सीड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के, रोबोस्फेयर रह ही नहीं पाया। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें राइट टू वोट टू नॉन प्रॉफिट मेन दिए जाते हैं। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें एक डायरेक्टरी 5 लोग होंगे। डायरेक्टरी था कि ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर ना आए, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। वही सेम आंसर है जो अभी हमने देखा था, है ना? चलो, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलो, अब ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ऐसा क्या हुआ था कि लोग क्रांतिकारी बन गए? फ्रांस में लोगों ने अपनी आवाज उठा दी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम? बताओ बच्चा, जल्दी से बोलो। ठीक है, जल्दी से बोलो आंसर। देखो, सबको पता है कि जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस एक दिन का नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स का रीजन था। जैसे कि कुछ सोशल कॉजेस थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंच सोसाइटी 3 लेयर्स में डिवाइडेड थी। लोगों को बहुत गुस्सा आता था जब क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स ही नहीं देते थे। थर्ड एस्टेट पर सारा बोझ था, सब कुछ टैक्सेस का बर्डन उन्हीं के पास था। बिसाइड्स दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता था। उनके लिए बहुत दुख वाली बात थी कि प्रिविलेज सेक्शन से उनको अलग रखा जाता है, डिस्पाइट वही पैसा कभी कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है और उनको कोई रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में नहीं मिल रहा था। वो सबसे बड़ी एक ट्रबलसम बातें थी। क्या इतना ही लिखेंगे? ऑब्वियसली नहीं। पॉलिटिकल कॉजेज में देख लो, 5 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल कॉजेज की बात करें तो लुईस 16 द किंग ऑफ फ्रांस वाज एन ऑटोक्रेटिक इनएफिशिएंट रूलर हु लेड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, और क्वीन मैरी एंटोनिएट के साथ वो बहुत बढ़िया लग्जूरियस, लेकिन लोग अब थक थक चुके थे उससे और लोगों को अब चेंज चाहिए था। इकोनॉमिक कॉजेज में बच्चा वॉर लड़ रहा था, 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहता था, लग्जूरियस लाइफ था, ट्रेजरी खजाने खत्म हो गए। इंटेलेक्चुअल कॉज ये था कि वही रोसोय, वोल्टायर, मॉन्स्के जैसे फिलोसफर की लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उनको पता चल गया कि भाई ये तो हमारा पागल बना रहे थे दिन में, है ना? ये तो हमारे दिन में बुद्धू बना रहे थे। अब बुद्धू बनने का टाइम नहीं है। और फिर फाइनेंशियल बैंकरप्सी ने फाइनली इमीडिएटली जो है टैक्स के लिए बुलाया तीनों को, तीन गए टैक्स के लिए, लेकिन थर्ड एस्टेट की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर राजा ने, और वहां पर बोला कि हम तो अपना नेशनल असेंबली बनाएंगे, चाहो जाओ तुमको जाओ करना है ना? दैट वाज द थ्रेशोल्ड ऑफ द एंटायर फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम। एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में, हेंस वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। यस, एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। इंडिया ने आज भी इंस्पिरेशन लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, और पूरी दुनिया ने भी लिया हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया ने भी लिया हुआ है बच्चा इंस्पिरेशन, और बाकी सब ने भी लिया हुआ है। लेगेसी जो छोड़ के गए फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो आज भी हम याद करते हैं। आइडिया हमें मिल गया, इक्वालिटी भी कुछ नाम की चीज होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में लोगों को पता चल गया, और फ्यूडलिज्म लोगों ने अबॉलिश कर दिया, दूसरों के लिए काम करना बंद कर दिया। कॉलोनियल पीपल भी अब, मतलब कि हमारे जैसे लोग भी अब अपने नेशन की डिमांड करने लगेंगे। हम, मतलब कि हम इंडिया जो एक कॉलोनियल कंट्री था, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, उसको भी पता चल जाएगा कि नेशन जैसे कोई चीज होती है। हमें भी नहीं पता था, हमें लगा कि भाई ऐसे ही पूरी दुनिया चल रही है, जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनको लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो हम भी अपना कल्चर भूलते जा रहे थे, हम भी वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे। देन बच्चा, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट जहां पर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात हो रही है। लोगों को पहली बार राइट्स मिल रहे हैं, लाइक अपनी जिंदगी का राइट, बोलने का राइट,
आप कानून के सामने बराबर हो, वो राइट, क्योंकि पहले तो राजा बड़ा होता था। विमेन को भी राइट मिलने लग गए। विमेन को अब फोर्स नहीं किया जाता है बच्चा, उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं की जाती है, डिवोर्स को लीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, स्कूलिंग जो है कम जरूरी हो जाती है, और इवन वुमेन को जो है जॉब्स के लिए ट्रेन भी किया जाने लगता है। तो दिस वाज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ सच इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां पर हर दुनिया के कॉर्नर को उसने इंस्पायर करा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। हाँ, राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, वेरी गुड, यस, ये हमारे चैप्टर में गिवन है। ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस, तो सबको ही पता है। इम्पैक्ट ये था कि मैम एंड ऑफ मोनार्की हो गया, सही बात है, गया एब्सोल्यूट मोनार्की, राजा बाय राजा, रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट बनेगी कंसेंट से, हमसे पूछ के गवर्नमेंट बनेगी। लेट द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अब सब कुछ एक डेमोक्रेटिक वे में होगा, जो भी सिटीजन लेंगे डिसीजन वही फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा आइडियाज ऑफ लिबर्टी आ गया, इक्वालिटी आ गया, फर्टर्निटी, इसको क्या बोलते हैं, लेगेसी भी बोलते हैं, ये लेगेसी छोड़ के गया, आज भी इसको याद किया जाता है। लोग, अब लोगों के पास एक डिक्लेरेशन हो गया, अपने अपने राइट्स हो गए, लिखने के आना एग्जाम में सारी चीजें, सेंसरशिप खत्म हो गई। ठीक है, अब लोग जो चाहे वो बोल सकते थे, मास मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऐसा नहीं कि राजा के बारे में गलत बोल दोगे तो जेल में डाले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। टैक्स अब सब लोग देने लग गए, रिलीजियस फ्रीडम हो गई, लोगों को जो भी रिलीजन को वर्शिप करना था, मानना था, सब कुछ लोगों को मिल गया, और बड़े बड़े रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स भी आने लग गए। ठीक है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स भी आने लग गए। दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन reign ऑफ टेरर, डिस्क्राइब द कॉजेस फॉर फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस, बताओ जल्दी से, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। क्या क्या लिख सकते हैं बच्चा हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब जो पीरियड था 1793 से लेके 94 तक, वो रीन ऑफ टेरर का पीरियड था, बिकॉज रोबर्ट फेयरनेस टाइम पे बहुत सीवियर पॉलिसी फॉलो करी थी, है ना बच्चा, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एग्जैक्टली, इशू इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया था, मतलब हद ही होती है, या तो तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं करो, या तुम एकदम ही पढ़ाई करने लग जा रहे हो, है ना, या तो मैं हम महीनों महीनों नहीं पढ़ेंगे, या फिर एकदम ही सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो दिमाग वाज लाइक, भाई ब्रो पागल हो गए हो क्या। तो यहाँ पर हैंग हो गया था सिस्टम पूरा, तो इसलिए बच्चा इसको क्या है, बहुत बुरा टाइम था। ये सब अपने एनिमी समझता था, ऑल ऑफ दोज जो ही कंसीडर बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो उसकी नहीं मानते थे, वो सबको अरेस्ट कर रहा था। दे वर अरेस्टेड, और मोर देन 50,000 पर्सन, 15,000 इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ फ्रांस वर ग्लूटाइन, सबको मार गिराया भाई इसने, ग्लूटाइन कर दिया, बीहेड कर दिया, जिंदा लोगों को बीहेड करा है। देन मीट एंड इवन ब्रेड को राशन करता था, कि नहीं आज 2 रोटी की भूख है, नहीं 2 ही नहीं, आज 1 ही खाओगे। पेशेंट को फोर्स करता था उसके ही फिक्स प्राइस पे चीजें बेचने के लिए। एक्सपेंसिव जो लोग खाना खाते थे उनको खाना नहीं खाने देता था, कहता था एक ही जैसा ब्रेड खाओ जो होल व्हीट से बना होगा। अच्छी बात कर रहा था, चलो खाना अच्छा खाना चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते ना बच्चा किसी को कि आपको यही खाना है, अरे नहीं आज तो तुमको लौकी ही खाना पड़ेगा। चर्चेस बंद कर दिए सारे, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हट कर दिए। बिल्डिंग्स को, जो भी चर्च के बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग को, उनको बैरक्स बना दिया, ऑफिस बना दिया। फाइनली रॉबर्टस्पियर को भी खुद ही जुलाई में भी अपनी मौत का सामना करना पड़ा, एंड ही वाज आल्सो ग्लूटाइन, उसको भी जुडिशरी ने सजा सुना कि भाई पागल हो गए हो क्या। ठीक है, चलो, दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, विमेन का रोल तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, विमेन का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से विमेन का एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, व्हाट रोल डिड विमेन ऑफ फ्रांस ऑफ द थर्ड एस्टेट प्ले इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ओके, चलो, हाँ जी बच्चा, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 मोर मिनट्स। ठीक है, ठीक है, चलो, व्हाट रोल डिड विमेन ऑफ फ्रांस ऑफ द थर्ड एस्टेट प्ले इन फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। विमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट फ्रेंच प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, उन्होंने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब भी बनाए, न्यूज़पेपर्स भी बनाए, ऐसे कुछ 60 वुमेन क्लब बने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ऑफ फ्रांस, जिनमें से एक बहुत फेमस हुआ था, वन ऑफ जैसे जैसे जैकोबिन क्लब फेमस हुआ था, वैसे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन,
ये भी ऐसे ही डिमांड कर रही थी, जो मेन को मिल रहा है वो वुमेन को भी मिलने चाहिए राइट, हम लोगों को भी पॉलिटिकल ऑफिस में आने दो। हाउएवर वुमेन को कुछ ज्यादा सुनी नहीं किसी ने, वो डिसअपॉइंटेड ही हो जाती थी। लेटर 1946 के टाइम पर वुमेन को फाइनली वोटिंग राइट मिला था, काफी ज्यादा लेट जाके। ठीक है, तो ये वुमेन का पोर्शन बच्चा एसडीआई, सुपर एसडीआई क्वेश्चन, एसडीआई सुपर एसडीआई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how did the freedom of speech and expression under the revolutionary government in France promote the ideals of liberty and equality into everyday practice। कर लेंगे हम इसको पूरा। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मेन सिटीजन वाला जो पोर्शन था, अब लोगों को बोला कि वो आपके नेचुरल राइट है, जो भी आपको बोलना है, आपके एक्सप्रेशन है, वो आपका नेचुरल राइट है। ठीक है, ये लोगों को बोला गया। आइडिया जो भी थे ना बच्चा फिलोसफर्स के, उनको पब्लिकली डिस्कस किए जाने लगा। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड बुक्स में सारी चीजें बताई जाने लगी। रैपिडली दुनिया को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि अब जो है लिबर्टी इक्वालिटी जैसा कुछ आ गया है, अब वो आपको भी ले लेना चाहिए। जैसे आईफोन 17 आता है तो लोग खरीदने लग जाते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था कि अब आप जो भी आपके किसी से विचार नहीं मिल रहे, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल्स, अप्रिसिएशंस को बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, लिबर्टी जस्टिस जैसी फिलोसफी वहां पर लिखने को उनको मिलती थी, है ना। लोग अब देखने जाते थे, म्यूजिक देखने जाते थे, गाना बज रहा होता था वहां पर, वो लोग ड्रामा देखने जाते थे तो लोग ड्रामा के थ्रू उनको सिखाते थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें लोगों को फॉर द बेटर मोटिवेट कर रही थी। चलो, स्लेवरी के ऊपर भी ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये भी प्लीज कर लीजिए। अब आई डोंट नो कि आपके जो टीचर होंगे वो कौन से सेक्शन से, उन्होंने पिछले साल के बच्चों के लिए क्या क्वेश्चन पेपर बनाया था, अब वो आपके लिए कैसा क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है, बिकॉज 10th में तो फिर भी पता ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज रिस्पांसिबल फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जैकोबिन ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, वो बात अलग है कि नेपोलियन फिर से स्लेवरी को ले आएगा। ठीक है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर फ्रांस के कैरिबियन कॉलोनीज में जो थी, जहां से लोगों को लेके आया जाता था, ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। नेशनल असेंबली इसके बारे में बहुत कम बात करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको थोड़ा पैसा वैसा चाहिए रहता है, तो वो उसके स्लेव्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली स्लेव्स के बारे में बात करना मतलब रिच लोगों के सेंटिमेंट्स को हार्ट करना। लेकिन 10 ईयर्स बाद बच्चा स्लेवरी फाइनली दोबारा रीइंट्रोड्यूस हो जाएगी नेपोलियन के टाइम पे। ठीक है, नेपोलियन के टाइम पर दोबारा स्लेवरी यहाँ पर रीरिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से बताओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर फिलोसफर्स का क्या रोल था। सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या ही रोल होगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्रेंच फिलोसफर्स एंड रेवोल्यूशनरी थिंकर्स इन दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, ऑब्वियसली मैम, लोगों ने इंस्पायर करा था लोगों को। The 18th century witnessed the emergence of revolutionary thinkers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. They didn't play an active role in the events, but इनके आइडियाज ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। वोल्टायर का आइडिया था कि सारी पावर किसके हाथ में होने चाहिए, इंसान के हाथ में होने चाहिए, उसके पास इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, वो जो चाहता है वो कर पाए, वो सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं आया। जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज किया था डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर्स, वही क्लर्जी और नोबिलिटी को क्वेश्चन मार्क कि कौन हो तुम, हु गेव यू दिस पावर। देन रोसॉय ने बच्चा फॉर्मेशन बोला था, गवर्नमेंट हमेशा चॉइस की बननी चाहिए, लोगों की चॉइस की। मेन अगर सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट से तो उसको हटा भी सकता है। मॉन्स्के चाहता था कि पावर को हमेशा डिवाइड करके चलो, एक इंसान के हाथ में देंगे तो जैकोबिन जैसा इंसान आ जाएगा। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाओ, पावर को शेयर करो, तो बढ़िया चलेगा सारा सिस्टम। और फिर देखो क्लोजिंग भी कर दी है यहाँ पर। अगर आप एक अच्छे आंसर की तलाश में थे तो दिस पार्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन किया है पूरा प्रॉपर, फिर पॉइंट्स लिखे हैं और बच्चा फिर क्लोजिंग भी कर दी है। ठीक है, देख रहे हो, दिस इज हाउ परफेक्ट आंसर शुड लुक लाइक। एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट्स और फिर क्लोजिंग। 5 मार्क्स बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये 5 आउट ऑफ 5 वाला मार्क्स है, कोई नहीं रोक सकता अगर एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, चैलेंज भी कर देना। अच्छा, ये ग्रेट फियर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रेट फियर वाला पोर्शन कौन सा था, समझ ही गए होंगे तुम लोग कौन सा था ये ग्रेट फियर वाला। ठीक है, ग्रेट फियर वाला सिस्टम, हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है। ग्रेट फियर मैम जो पूरा रीन ऑफ टेरर वाला लिख सकते हैं क्या, देख लो आज। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, नेशनल असेंबली जब था वर्साई में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बाकी पूरी दुनिया में बहुत डर बैठा हुआ था और र्यूमर जो है वो फैल रहे थे, ये ग्रेट फियर वाला, कि जो मेनोर्स है ना, रॉयलिस्ट लोग के मेनोर्स हैं, वो आपसे जितना पैसा उन्होंने अपने गुंडे भेज रहे हैं और वो गुंडे आपके कच्ची फसलों को मतलब क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, फिर आपसे और पैसा लेंगे। ये र्यूमर्स बच्चा फैल गए बहुत ज्यादा
और पता चला कि राजा के जो लोग हैं वो नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मारने वाले हैं। ऐसे र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते थे आज भी और अपने इंडियन हिस्ट्री में भी। और जब ये हुआ तो कुछ लोगों ने पेजेंट को लगा कि इससे पहले कि हम पर अटैक करें हम ही अटैक कर देते हैं। तो जितने भी रॉयल पैलेसेस थे जो यहाँ पर जो बहुत सारे रॉयल पैलेसेस थे उनको लूट लिया, उनसे ग्रेन चुरा लिया, डॉक्यूमेंट्स को आग लगा दी, सारी चीजें लोगों ने कर दी। बहुत सारे लोग नोबल्स जो थे वो भाग गए देश छोड़ के। और यही टर्म जो है यही टाइम बचा ग्रेट फियर का टाइम था। यही क्या था, एक ग्रेट फियर का टाइम था जब नोबल्स ही देश छोड़कर भाग गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एसडीआई क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस पूछा है टेनिस कोर्ट ओथ का इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ? क्या सिग्निफिकेंस है आओ देख लो। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. They assembled in hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles on 28 June 1789. They declared themselves as National Assembly and decided not to disperse until they had drafted a constitution for France, which would have curtailed the power of monarch. Mirabeau and Abbassies were the prominent leaders of National Assembly, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution. And finally, Bastille को storm कर दिया और पेशेंट्स ने बच्चा कंट्री साइड में रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, वो और कर लेते हैं, देन वील बी डन। स्लेव ट्रेड कैसे स्टार्ट हुई और कैसे अबॉलिश हुई, या फिर सिंपली आपको स्लेव ट्रेड पर नोट लिखने के लिए आ जाता है। अब जब भी नोट लिखने के लिए आता है आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करने रहती है। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर एट द प्लांटेशन। प्लांटेशन जो होती थी वहां पर लेबर की शॉर्टेज, तो यूरोपियंस को इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए सस्ता लेबर लेके आना पड़ता था अफ्रीका से। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में स्लेव ट्रेड चलता था। अफ्रीकन को उनको बांध के लेके आते थे, बहुत महीने लगते थे अटलांटिक से कैरिबियन लेक वाले जगह पर। फिर उनको प्लांटेशन उनको बेच दिया जाता। स्लेव्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता था। उनको शुगर, इंडिगो, कॉफी सब खेती करने के लिए बोला जाता था। फ्रांस में बचा नेशनल असेंबली में काफी टाइम तक इन लोगों के राइट्स के लिए बातें करी, बट कोई लॉ पास नहीं हुआ। अल्टीमेटली 1794 में जब वो आपका रोबोस्फेयर आया, उसने चीन के बारे में सोचा और स्लेव ट्रेड को अबॉलिश कर दिया। लेकिन लेटर बच्चा बोनापार्टे ने इसी को ही रीइंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये था स्लेव ट्रेड। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंच पीपल अल्टीमेटली गेट द राइट टू वोट फॉर ऑल सिटीजन? कैसे लोगों को, सभी लोगों को, लाइक सब लोग अब सिटीजन है। सो इन दी समर ऑफ 1792, अब आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। द जैकोबिन प्लान्ड इंसर्केशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्शियंस were angered by the short supply and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the Palace of Tourelles, massacred the King's Guard, and held the king hostage for several hours. And then Jacobin Club ने फिर अपने हाथ में सारे पावर ले ली. Later, they voted to imprison the royal family, और final elections हुए, and all men of 21 years and regardless of wealth got the right to vote. So that was in 1792 जब finally सबको मिल गया. लेकिन फिर दोबारा से बचा ये चीज वापस हो जाएगी, विमेन को वोटिंग राइट बहुत बाद में जाके मिलेगा, एंड दैट वाज 1946। दैट वाज 1946 जब सब लोगों को जाके यहाँ से सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को भी जो भी सारे सेशन हमने पढ़े हैं, जितनी भी सारी हमने पढ़ाई करी है, अगर आपको भी उसको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आपको भी वो पीडीएफ चाहिए रहेगा तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। स्कैनर भी गिवन है, स्कैन करके भी ऐड हो सकते हो, और लिंक भी गिवन है, लिंक से भी ऐड हो सकते हो। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर लेना, आप लोगों को हम वहां पर मिल जाएंगे। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया सभी लोगों ने। अब आप लोग बिल्कुल जो है, इतना करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने नहीं पड़ेंगे। इतना करना इज वेरी 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 सफिशिएंट, एंड इतना करने से सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। So that was all about it, everyone. Now I'm signing off. We'll see you in the next class. Thank you so much. Bye bye.